बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे, शहर का मौसम अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। जी बहुत ज़बरदस्त धूप है और ये 2 घंटे यहाँ पर गुजारने के बाद जब वापस जाना होता है तो यकीन माने इतना खूबसूरत एहसास होता है। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी, उसमें जब आपको इतनी बड़ी नेमत धूप जैसे मिलती है जिसमें आप बैठ कर फ्रूट्स खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की क्या हो सकती है। हम परेशान थे कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, हम परेशान थे कि घरों में गैस नहीं आ रही है। चलें जी, वो भी उनकी मेहरबानी हुई। कल वाकई ये एक्सपीरियंस भी करके देख लिया। मुझे लगा शायद खबरों की हद तक आधे से ज़्यादा खबरों पे तो इम्प्लीमेंट ही नहीं होता, बट कल हमारे घर पूरा दिन गैस आ रही थी, जो कि खुशाइंद है। हाँ, ये इशू ज़रूर था कि कुछ टाइम में उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन था। आई थिंक वो रीज़न ये है कि इर्द गिर्द जो लोग जो हैं वो कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं, ये रीज़न हो सकती है। बट अगेन बहुत अच्छा इकदाम है जी, लोगों को रिलीफ देना इनका काम है और हम उसका बिल पे करते हैं जी। ज़रूरी था, लोगों ने सुख का सांस लिया। बाकी मौसम अच्छा, उसको एंजॉय करें। खबरें एंजॉय करने वाली हैं या नहीं, ये आगे चल के जो हैं हम ज़रूर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हमने 11 बजे वाले सेगमेंट में आपके बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करना है, खबरें भी शामिल करनी है। धूप को एंजॉय करने से महरूम लोग यहाँ अंदर बैठे हैं जिनका ये अब 6-7 बजे तक का टाइम, आमिर भाई का तो गुजर जाना है जी, ऑफिस में हसन बाहर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो आमिर भाई, धूप एंजॉय कैसे करेंगे? कल किया मैंने। कैसे? कल मैं कज़ाफी स्टेडियम गया था अपना वीलॉग बनाने के लिए। अच्छा। और स्टेडियम में बहुत अरसे के बाद गया और लोगों से मुलाकात भी हुई। फिर वो उसकी कज़ाफी स्टेडियम की पिच की ग्रास के साथ बैठकर मैंने चाय चाय मुझे पेश की क्रिकेट बोर्ड वालों ने। पुरानी जगह पे जाएं, पुराने लोगों से दोस्तों से मुलाकात हो गई, बहुत सारे लोगों से, स्टाफ से। वहाँ पे अच्छा लगा, धूप बहुत अच्छी थी और उसी धूप में मैंने अपना वीलॉग भी रिकॉर्ड कराया। तो एक अच्छा समा था वहाँ पे। और जिस तरह से तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, अनबिलीवेबल है मुझे। यानी सुबह आके अपनी प्रोड्यूसर ऐशा ही पूछ रही थी कि क्या ये मुकम्मल हो जाएगा। मैंने कहा जिस तरह से मैं काम देख कर आया हूँ, यानी कोई एक और आप कंपैरिजन इसलिए भी कर सकते हैं ना क्योंकि आप बहुत अरसे से स्पोर्ट्स की बीट को कवर करते रहे। कब तरक्याती काम कज़ाफी स्टेडियम में हुए? 95 से लेकर आज के दिन तक तो आपको पता है कि मैं स्पोर्ट्स कवर करता था। जी बिल्कुल। तो मैंने इसके बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं। मैंने तो इसमें इसी स्टेडियम के अंदर ही पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का ऑफिस भी देखा हुआ है। ये बेसिकली तो उसी का था। बाद में जस्टिस नसीम हसन शाह जब बने चेयरमैन तो उन्होंने ले लिया पंजाब गवर्नमेंट से इसको, और ये इसको अलग से क्रिकेट बोर्ड का स्टेडियम कर दिया गया। लेकिन ये स्टेडियम में अब जो ये इसकी जितनी स्टेयर्स हैं दोबारा बनी, इसका वो जो स्ट्रक्चर ख़राब था, वो प्याला पहले का बना हुआ था 96 वाला, वो ख़त्म हुआ है। नई बिल्डिंग बन गई है। नीचे बेसमेंट के यानी शायकीन तैयार हैं, बड़ा जबरदस्त। बेसमेंट के अंदर 80 गाड़ियां जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं। अच्छा, अब अंदाजा करो यार क्या वहाँ पे काम हुआ है। मुझे तो देख कर हैरानगी हो रही थी। और वो कोई हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बन रहे हैं, कोई 20, 22, 25 से ज्यादा के। बिल्कुल बड़ा मजा आया थी। सो हसन, कैसा रहा बाहर जब मौसम 1-2 दिनों से एंजॉय कर रहे हैं? मौसम बड़ा मजेदार हो गया, एकदम से धूप निकल आई, धुंध जो थी वो छटी। और उसके बाद जब धूप निकली तो कल भी बल्कि मैं एक जगह बैठा था तो बाहर ही वो मुझे कहने लगे कि जी अंदर आ जाए। मैंने कहा नहीं जी, बाहर कुर्सियां लगवाएं, बाहर बैठेंगे। हाँ, वाकई आपको लगता है कि जी इतनी खूबसूरत धूप है और बड़ा अच्छा एहसास भी होता है। हम तो वैसे विटामिन डी की कमी का शिकार है, धूप में बैठे ज़रूर बैठें और इंजॉय करें। खैर इस पे एक हम ज़रूर आगे इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे कि मोस्टली लोग जो है वो विटामिन डी की कमी के साथ हम देखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसकी निशानियां क्या हैं, किस तरह से। अब आमिर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा स्क्रीन, आपकी स्किन बताती है आपको। विटामिन डी जो है ना, आपकी अगर स्किन पर हल्के हल्के से छोटे छोटे जे आपा जुबैदा तो नहीं आ गई जरूर? मैं वही कह रही हूँ, आ गई वो उसके अगर आप दाग से हुए और उसमें आपको लगे कि विटामिन डी की आपको कमी है, तो धूप के अलावा भी ऐसी खुराकें मौजूद हैं जिसमें ये विटामिन डी आजकल बहुत अच्छी पे जाएं। चलिए नेचुरल वे से पूरा करने की कोशिश करें। आमिर भाई अपना अमरूद आया हुआ है वाला सेगमेंट भी अपने पास ले आए हैं। आज की पहली खबर की तरफ आ रहे हैं। नो डाउट एक बड़ी अचीवमेंट भी है। 2 बैराज, मोटरवे इंटरचेंज भी शामिल है। रूडा बोर्ड का इजलास हुआ। रिंग रोड से रावी शहर को मिलाने वाले पुल, दरिया के तरफ 20 किलोमीटर लंबी सड़क, 14 किलोमीटर वाटर बॉडी बैराज और टूल प्लाजा बनाने की मंजूरी दी गई है। जिस तरह से ज़बरदस्त तरीके से और तेज़ रफ्तारी से काम चल रहा है, वी रियली अप्रिशिएट के जो हमारी एक अहम तरीन ज़रूरत थी कि आपको नए शहर आबाद करने हैं, तो रूडा
इस ख्वाब को लेकर चल रहे हैं और शर्मिंदा ताबीर होता है ये ख्वाब हमें नजर आ रहा है। हसन अली, देखें ना, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस तरह से जो रिहायशी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए इस तरह के इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन इसमें दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमने अपना जो एग्रीकल्चर लैंड था वो सारा ख़त्म कर दिया हुआ। वो हमारी बदकिस्मती है, उस पर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अच्छा, रूडा ग्रीन एरिया पर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर वो रहा है। बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसमें देखें ना, एग्रीकल्चरल लैंड था, फूड सिक्योरिटी का इशू आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में, और उससे निपटने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर इसकी बात की जाए खबर की, स्टिल इनकी जो तो प्लानिंग है ना, प्लानिंग बहुत अच्छी है। देख रहे हैं, देखें, एक मॉडर्न शहर जब बनेगा, अब जैसे मैं एक बात करता हूँ कि अगर मैं बहरिया में रहता हूँ या हम DHA की बात करें तो ये मॉडर्न शहर बन गया ना, शहर के अंदर एक शहर बन गया हुआ कि कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, हर चीज़ वहीं अवेलेबल है। तो इसी तरह से ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अब जैसे वो सनती यूनिट्स जो बंद रोड के आसपास हैं उनके ख़िलाफ़ भी वो ऑपरेशन कर रहे हैं साथ साथ रूडा वाले, और उससे ये होगा कि कम से कम पोल्यूशन भी कम होगी और बेहतर एक नया शहर आबाद होगा, जदीद शहर आबाद होगा। प्लानिंग का जो चीज़ें हिस्सा है, क्योंकि हम हर वीक प्रोग्राम करते हैं, वहाँ से गेस्ट हमारे पास आते हैं, जो हमारा वाटर लेवल कम होता जा रहा है उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है, एनवायरनमेंट को लेकर जो इशूज़ हैं उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है, फिर जंगलात पे बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। तो आई होप कि आने वाले टाइम में ये मसाइल जो अभी हम फेस कर रहे हैं नहीं होंगे। आमिर भाई, मुझे तो आने वाला मुस्तकबिल जो है नज़र आ रहा है कि अपना घर बेचना पड़ेगा और वहाँ घर लेना, और वहाँ घर लेना। देखो जो चीज़ें वहाँ पे दे रहे हैं, जिस तरह से कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, यही मैं कहता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले ये बात कही थी कि जब शहर बड़े होने लगे करने की जरूरत होती है। काश हमने कराची में ये किया होता, काश हमने फैसलाबाद में ये किया होता, काश हमने, चले किसी ने नहीं किया, अब लाहौर करने जा रहे हैं कि अपने से अलग एक शहर बसाने जा रहे हैं। ये लाहौर नहीं बसा रहा, अल्लाह ताला एक नया शहर बसा रहा है, अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए, ये कहना हूँ। और उसमें तमाम कमर्शियल व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होंगी, ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है। आपके दरिया को, वो जो दरिया टेढ़ा मेरा आपको नजर आता है, सीधा उसको एक सिमेट्री में लेके जाएंगे। इसमें ये लाहौर जो और दरिया के साइड पे जो आपको एक इस लाहौर में जिसमें मैं रहता हूँ, जो गंदा पानी अपना दरिया में फेंकता है वो अब फेंक नहीं सकता। बिल्कुल आपको ये बता दूं, रोडा उसकी हिफाजत करेगा। ये उसका नाम ही रावी शहर, अभी मरियम ने रखना है लेकिन हम बता देते हैं, उसका नाम ही रावी शहर होगा। और उस रावी शहर के अंदर वो फैसिलिटीज़ होंगी जो दुनिया के जदीद तरीन इलाकों में होती है। उसमें आपके जो बिल्डिंग्स हैं वो वर्टिकल्स में ज़्यादा होंगी, ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी, कमर्शियल एरियाज भी, इंडस्ट्रियल एरियाज, जदीद हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज, इस तरह का इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होएगा कि 14-14 कनाल की फैक्ट्रियां और 15-15 कनाल की रिहायशी इलाकों में नहीं आमिर भाई, 60 फुट की एरिया होगा भी नहीं। नहीं आमिर भाई, रिहायशी इलाकों में जो कमर्शियल एक्टिविटीज है वो वाली नहीं, हर एक की अलग-अलग है। मैंने आपसे पहले कहा कि वहाँ इंडस्ट्री, वो पूरा शहर है, ऐसे ही है। अगर वो पूरा शहर है और उसमें कमर्शियल गाड़ी आपको ये डीजल और पेट्रोल वाली जाएगी नहीं, उसमें जो ग्रीन एरियाज और उसमें जो झीलें, जो उसमें पहाड़ियाँ, जो उसमें आबशारें, जो अभी तक मैंने विजुअलाइज किया या जो मुझे दिखाया गया है, अगर वो बनता है तो मुझे एक तरफ वो नज़र आता है सऊदी अरब का न्योम शहर, वो तो खैर बहुत ही आगे की जदीद चीज़ को बनाने जा रहे हैं, वो सुल्तान मोहम्मद है, शाह मोहम्मद, वो सलमान मोहम्मद, वो करें। हम जो रोडा बनाने जा रहे हैं ये पाकिस्तान का जदीद तरीन शहर होगा, क्योंकि जिस तरह कह रहे हैं ना कि रावी किनारे आपको एक व्यू पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां आप अपनी फैमिली के साथ जा सकेंगे, साइकिल ट्रैक। ये मेरा इनसे भी मुतालबा है, ये जो रोडा के चेयरमैन है शाहिद अशरफ साहब, कि इसको आप लाहौर के साथ मेंशन ही ना करें, इसको एक अलग शहर न्यू सिटी, इट्स अ न्यू विजन, इट्स अ न्यू, आपका है, मैं आपको इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ। हमारा है, आपने अभी तक है नहीं, मैं तो आप तो यहाँ से जाने की सोच बैठे, मैं घर बेचूंगा। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, मुझे इस लाहौर में नहीं रहना, सोच बैठे, मुझे इस लाहौर में नहीं रहना। आमिर भाई आप फिर यहीं रहेंगे, जहाँ पे गंदगी है, जहाँ पे बाकी चीजें हैं, नहीं यहाँ तो मैं अंदरून शहर रहूंगा। हाँ। मेरी फेवरेट जगह वो है, और यहाँ मैं फिर रोडा में चला जाऊंगा, दूसरे शहर में रावी सिटी में चला जाऊंगा, वहाँ जाके रहूंगा। ये वाला जो नहीं जी, अगर हमें ये ख्वाहिश करे ना तो हसन इस दफा हमें तो प्लॉट वहाँ पे मिलने हैं, तो हमारी तो ख्वाहिश पहले पूरी हो गई।
आपकी हो गई, आपकी हो गई, हमारी हो गई, अल्लाह ताला हमें भी दे देगा घर वहाँ पे। इंशाल्लाह दुआ है। लेकिन जिस तरह से काम चल रहा है ना, इसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। 2 बैराज मोटर, अच्छा ये चीज़ें ज़रूर आमिर भाई जो हम देखते हैं कि जी आपको एक शहर में आसानी होनी चाहिए कि आपको आराम से मोटरवे इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है ना। सबसे पहले देखो आप पहले तो आ जाओ बैराज के ऊपर। ये बैराज क्या है? बैराज ये है कि दरिया सारा साल बहता है, लेकिन आपको क्यों नजर नहीं आता कि उसके इसका डेल्टा या उसकी वो सतह जो है बहुत बड़ी है, पानी आपको एक सिमत में नजर आता है। तो इस मीटरी में किया जाएगा, पानी को एक जगह पे रोका जाएगा। जैसे क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये बैराज बनने से लाहौर शहर का वाटर लेवल जो है जो डाउन हो रहा है, और जो नया शहर रावी सिटी है उसका वाटर लेवल को कंट्रोल किया जाएगा। बैराज का जो है ये रिजर्वायर है, सारा साल का जो पानी इकट्ठा होएगा उसको फिर एक तरीके के साथ छोड़ा जाएगा ताकि दरिया चलता भी रहे। और फिर लाहौरियों के लिए एक और खुशखबरी सुना दूं कि इन बैराजेस के अंदर मछलियां होंगी, और आपके लिए हमारी तो अभी हयात खत्म हो आपके लिए फिशिंग के लिए, हंटिंग के लिए अलग से पॉइंट्स बनेंगे, पिकनिक पॉइंट्स बनेंगे इन बैराजेस के ऊपर, और उसमें गंदा पानी नहीं होगा। मैंने आपसे कहा लाहौरियों अपने पानी का बंदोबस्त करो, या तो फिल्टर लगवा लो। साढ़े रावी शहर में जो तुसी गंदा किया ना तो ਤੁਹਾਡੀ खैर नहीं। वो भी मरियम साहबा ने ऐलान करने, आप पहले से करते जा रहे हैं। अच्छा वो जी, भी अपनी है, वो कौन वो सी तो गैर है? वो देखें आमिर भाई ने सीएम का तो वो तो बिल्कुल आपने ठीक है। अच्छा जी, मैं मोटरवे की तरफ चल रही हूँ, फिर हम बात कर लेते हैं मजीद। आबिद चौधरी इस वक्त मौजूद है मोटरवे पर, ताज़ा सूरत हाल आपकी अपडेट, आपको अपडेट रखने के लिए, किसी से बचाने के लिए हम कहते हैं कि जी बताते रहे जिन लोगों ने मोटरवे पर जाना है तो वहाँ से अपडेट्स देना भी जरूरत है। आबिद बताइएगा क्या सूरत हाल है मोटरवे पर? जी बिल्कुल, इस वक्त शहर में जो है वो तो धुंध क्लियर हो चुकी है, लेकिन शहर के अतराफ में शदीद धुंध है, जिसके बायस गुज़श्ता रात 9 बजे के करीब बंद होने वाली जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है उसको ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम के हवाले से कहना है कि जैसे ही हद निगाह में बेहतरी होगी और उसके बाद जो है वो मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक की सूरत हाल है कि 13 घंटे गुजरने को हैं और उसके बावजूद जो मोटरवे है उसको बंद रखा गया है। दूसरी जानिब लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को भी तकरीबन 1 घंटा पहले शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया था। तो इस वक्त लाहौर सियालकोट मोटरवे मौजूद हूँ, जहाँ पर सियालकोट मोटरवे बंद होने के बायस ट्रैफिक का तमाम तो लोड जो है वो रिंग रोड पर पड़ गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। शहरी जो हैं वो इस इंतजार में है कि कब मोटरवे खुले तो उसके बाद वो अपने सफ़र का आगाज़ करें। दूसरी जानिब मोटर पुलिस हुकाम की जानिब से शहरियों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि धुंध के औकात में गैर जरूरी सफ़र से गुरेज करें, गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और अपना सफ़र शुरू करने से पहले मोटर पुलिस की जो हेल्पलाइन 130 है उस पर कॉल करें। तो मच आज बड़ा हैरान कुन मौसम देखने में आ रहा है। यहाँ पर तो बड़ी अच्छी धूप है, मैंने स्टार्ट किया, धूप इंजॉय कर रहे हैं, मैं परेशान हो गई कि आबिद कहाँ खड़े हैं, मरी का मंजर लग रहा है, पीछे इतनी धुंध है, आगे ऐसे कैमरे के आगे से धुंध गुजरती नजर आ रही है। ये चीजें अक्सर आपको ना कैमरे पे दिखाने के लिए बनानी पड़ती हैं, तो आबिद के सामने आज ऐसा व्यू था कि हम हैरान रह गए। ये आमिर भाई कह रहे 2 दिन पहले का है, मैंने कहा खुदा का खौफ खाए, लाइव दिखा रहे हैं। हाँ जी, तो इस वजह से ये रोडावली सिटी में करें। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। अब वार्डन्स को क्या कहना है, होशियार हो जाएं और अच्छे से काम कर लें। ट्रैफिक पुलिस अफसरान की गाड़ियों में भी कैमरे लगेंगे। गाड़ियों में कैमरे लगाने का मकसद क्या है? रोड पे कैमरे लगना तो समझ आती है, लेकिन उनकी गाड़ियों में कैमरे लगाने का क्या मकसद है, जरा मुझे वो समझा दें आमिर रजा खान साहब। पैसे का ज़ाया कमरों में लगवाएं इनके, खुदा का खौफ। छोड़ दें भाई, अल्लाह माफ करे आप लोगों को। मतलब आपकी ट्रैफिक का प्रॉब्लम कहीं है, आप मैं कह रही हूं वही तो गाड़ियों में डीएसपी की गाड़ी में कैमरा लगा के चले, आप उससे क्या हासिल करेंगे? गाड़ी में तो कोई ड्यूटी नहीं करता। आपके सेफ सिटीज के कैमरा हैं शहर के अंदर, कई पॉइंट्स पर तो है ना, चले जहां पर फॉल है वहां तो है। वो आपको नहीं बताता कि भाई रोजाना क्रीम ब्लॉक में क्या मसला होता है, वो आपको नहीं बताता कि रोजाना खाड़क में क्या मसला होता है, पूरे मुल्तान रोड पे क्या मसला है, वो आपको नहीं बताता टाउनशिप के अंदर ट्रैफिक का क्या मसले हैं, वो आपको नहीं बताता कि फिरोजपुर रोड पे आपने जो रोड पैचिंग की थी वो खुल चुकी है, वो आपको नहीं बताता। तो आप गाड़ियों पे कैमरे लगाकर उसकी खबर बनवाएंगे अब कि जी 4 गाड़ियों के ऊपर अंदर कैमरे, वो रेयर कैमरा मेरे भी गाड़ी में लगा हुआ है, वो जो करें स्क्रीन पीछे से नजर आती है। नहीं ये वो नहीं होगा आमिर भाई, मैं समझ गया हूँ भाई, ये जो वही है जो पीरू की गाड़ी के ऊपर लगाया गया था, वो लगेगा। उसका फायदा क्या होगा मुझे इसकी एक फायदा गाड़ी पे क्या फायदा हुआ लगने का? फायदा आपका ये है कि आपने 2 वार्डन को तैनात किया है इस इंडस्ट्रियल स्टेट में जहाँ पे मेरा दफ्तर है, उसके जो इशारा है उसके ऊपर आपके 2 वार्डन हैं, दोनों साइड पर खड़े होकर सिर्फ चलान करने का काम करते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल है
सिग्नल वायलेशन तो मैं कहती हूँ वहां पर लोग अपना हक समझ के करते हैं। मैं ये कहता होता हूँ, मैंने अक्सर आपके प्रोग्राम में ये बात कही है कि अगर इस पर सिर्फ सेफ सिटी के कैमरे पे चलान करने शुरू कर दें तो पूरे लाहौर पुलिस की तनख्वाह निकल आएगी। इसमें कोई यहाँ वायलेशन मैं बिल्कुल अग्री करती हूं। कोई उनको रोकने वाला नहीं है, कोई उनको टोकने वाला नहीं है। ट्रैफिक जैम है, वो खड़े होते हैं, और वो इशारे के ऊपर ही उन्होंने गाड़ियां भी और मोटरसाइकिलें रोकी होती हैं। मैं आपको वो अलग ट्रैफिक ब्लॉक होती है। बहुत सारी जगह पे बहुत सारे वार्डन्स बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर आपने सिर्फ उनको इस मकसद के लिए रखा है कि वो चलान करें। 2-2, 3-3 इकट्ठे हो जाते हैं, टोलियों की शक्ल में खड़े होते हैं। इस खबर के अंदर भी मेंशन है। अब डीएसपी की गाड़ी जब गुजरेगी या आएगी या निकलेगी आपकी मॉनिटरिंग के लिए, तो एक मैसेज चलेगा। आपको पता है ये जो मैसेज वायरलेस पे चलते हैं, शाहजहान जा रहे आई, जंगीर आ रहे आई, शेर गया ही, बब्बर शेर आ रहे आई, ये मैसेजेस होते हैं। हमें नहीं पता ये कौन लोग हैं, लेकिन इनको इन्होंने बादशाहों के और जानवरों के नामों पर रखा होता है। बादशाह और जानवरों के नाम पे रखा होता है। क्या होगा, मैंने गलत बात कही? नहीं सही कहा, कुछ नहीं आपको कहा। और वो जो है वो आपकी जहाँ पे वायरलेस खड़ा है उसको पता चल गया कि शेर किधर जा रहा है, किधर आ गया, गल खत्म। बिल्कुल ऐसे ही। आपने क्या कैमरों के क्या मॉनिटरिंग करनी है? तो भाई खुदारा सेफ सिटी के कैमरे इस्तेमाल करें, वार्डन्स को पाबंद करें कि जो चौक चौराहे अभी तक बाकी हैं, कुछ तो अल्लाह का शुक्र है कि अकबर चौक वाला बना दिया, वो निगरान वज़ीर आला का काम था, वरना वहाँ पे भी यही अज़ाब होता था। यही अज़ाब होता। और वो उसने कल मैं जब कज़ाफ़ी स्टेडियम गया, फिर दोबारा बात कर दूं, अगर मैं बहुत अच्छे के बाद गया तो आप मुझे इजाज़त जी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो मैं कल ये सोच रहा था कि निगरान वज़ीर आला हमारी बहुत सारी खबरें मार गया, इसलिए कि हम खबर दिया करते थे कि निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में पानी इतना खड़ा हो गया। अब नहीं होएगा। नहीं तो अब आप अच्छी खबरें देना। नहीं चेयरमैन पीसीबी ने जो तारीख में काम किया वो कर दिखाएं। आप अच्छी खबरें दे दें। ये आयशा की कमजोरी जो है, वाल्टन रोड, सीबीडी, ये वो चीजें जगह थी जहाँ पे पानी खड़ा होता था और हम जाकर यहाँ पर और बहुत बुरे हालात, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पीछे जी पानी ही पानी, बहुत बुरा हाल होता था। निगरान वज़ीर आला ऐसा काम कर गया। और ये आपका अकबर चौक वाला, यहाँ पानी भी होता था और यहाँ ट्रैफिक भी ब्लॉक होती थी। तो ये वो वज़ीर आला मोहसिन नकवी काम कर गया। तो मैं कल ये सोच रहा था कज़ाफ़ी स्टेडियम में खड़े हुए कि यार ये तो बहुत सारी खबरें हमारी खत्म कर गए हुए। नहीं, अब आपको अच्छी वाली खबरें और खुद ये मीडिया के छोड़ दे रहे हैं, तो अभी नहीं बुरी खबरें छोड़ दे, अच्छी आपको दे गए। अच्छा जी, वार्डन्स की ऑनलाइन निगरानी करने से होगा क्या? ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो जाएगी, जा बजा ट्रैफिक की जो बुरी सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी। हसन, ये प्लान कारगर होगा? नहीं होगा। मैं फिर वही बात करूंगा, पीरू की गाड़ी उन पे कैमरे लगाए गए, इतना खर्चा किया गया, सब कुछ उसका आउटकम क्या है? आज तक कोई इश्तिहारी उस कैमरे के जरिए या कोई भी इश्तिहारी नहीं है, आम वायलेशन वाले भी कोई भी आज तक उस कम से कम वो पीरू की गाड़ी से नहीं पकड़ा गया। ठीक है, उन कैमरों से नहीं पकड़ा गया। और जैसे कि अभी आमिर भाई ने कहा है कि जब डीएसपी की गाड़ी पे अगर वो कैमरा लगेगा और जब वायरलेस घूमेगी सब अपनी ड्यूटी पे आ जाएंगे, सब अपनी ड्यूटी पे आ जाएंगे, सब अच्छा नजर आ जाएगा, सब अच्छा। फिर वो असल में मसला पता है क्या है? हमारी सीएम साहिबा भी यही देखना चाहती हैं कि सब अच्छा नजर आए और उनके नीचे जितने काम करने वाले हैं। अच्छा दिखाने के लिए तो फिर अच्छा काम भी करना पड़ता है ना। फिर आपके पास सेफ सिटी के कैमरों की ऑप्शन है, वही आप अभी एक मॉनिटरिंग सिस्टम वहां पे अच्छा अपना लगा लें, अपनी टीम बिठा लें और फिर देखें कहां पर अच्छा काम हो रहा है। सेफ सिटी के जो कैमरे हैं ना, अगर वो पूरे शहर में काम करना शुरू कर दें तो उससे बेहतर मॉनिटरिंग का निजाम नहीं है। और ये मेरे ख्याल से आपके पास ऑप्शन भी है शहर की ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए, बड़े आराम से हो सकती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। 2 अरब 38 करोड़ से जायद की माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं, बेकायदियां। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में सीटी स्कैन ठेके पर लगाने का ये मामला है। हसन अली क्या कहें? लेकिन ये हमने पहले भी जब ये शुरू हुआ था तब भी ये खबर हमने डिस्कस की थी और ये होना ही ये था, क्योंकि मॉनिटरिंग है कोई नहीं। मैं फिर वही बात करूंगा, बेशक ठीक है ख्वाजा इमरान नज़ीर या ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो है वो बहुत मुतहर्रिक ज़रूर हैं, लेकिन कम अज़ कम इसकी मॉनिटरिंग तो की जाती। मॉनिटरिंग के लिए क्या इक़दाम किए गए? मैं फिर वही बात दोबारा से करूंगा। लोग फिर कहते हैं जब निगरान हुकूमत थी तो हर एक मॉनिटरिंग के लिए किसी भी वक्त वज़ीर आला समेत जो 6 मिनिस्टर थे वो जिस टाइम दिल करता था वो हॉस्पिटल्स में जाते थे, हर जगह पहुंचते थे, सरप्राइज़ विजिट होते थे। उसकी वजह से चीज़ें बहुत बेहतर हो गई थी। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि मॉनिटरिंग नहीं है, उसके बाद जो है ये बेज़ाब्तियाँ होनी है और बहुत सी जगह पे जो है वो मशीनें काम नहीं कर रही, जिनको बेहतर करने के लिए भी कोई इक़दाम नजर नहीं आते। अच्छा जी, ऑडिटर जनरल ने सिटी स्कैन के ठेके को गैर शफाफ करार दे दिया। कौन रिस्पॉन्सिबल है आमिर भाई?
चाचू गवर्नमेंट चाचू शहबाज शरीफ 2017 का मामला है। 2017 में ये काम हुआ था और ये ठेके दिए गए थे और उसके बाद मैं समझता हूँ ये मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट, अस्पताल के सरबराह का कोई मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट की ये अच्छी बात है कि वो ये बेज़ाब्तियाँ सामने लेकर आई। 2017 कहाँ पे 3-4-7 साल पुरानी बेज़ाब्तियाँ जो हैं वो अब सामने आई हैं खुलकर। तो मैं समझता हूँ कि ये इस गवर्नमेंट का तो कम से कम अच्छा काम है कि चले कहीं जहाँ वायलेशन हुई थी, जहाँ ठेकों की वायलेशन हुई थी, जहाँ पर उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपने ये दिया था कि जो जुर्माना करना था लेट मशीनें लगाने की, वो भी नहीं किया था। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और आज 25, इतने सालों के बाद 7 साल के बाद ये मामला उठा है। तो मैं समझता हूँ सिर्फ एक बेज़ाब्तगी नहीं है, बेतहाशा है ये इसमें ख्वाजा सलमान, ख्वाजा इमरान को भी क्रेडिट देना चाहिए। उनके भी 2 द्वार इसमें अंदर शामिल हैं। ये बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं तो इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। अभी आप मरियम की डिस्पेंसरी के पता नहीं क्या, वो भी हेल्थ सेंटर, जी हेल्थ सेंटर आपको अच्छा कहने का मौका मिल गया मैं तो नहीं, मैं ये कहता हूँ कि अगर वो भी हैं तो उसकी भी अगर मॉनिटरिंग ना की गई तो वहाँ पर भी यही हालत होगी। मैं आपको बता दूँ तो हमें मॉनिटरिंग करनी किसने आज है? बात तो फिर वही आ गई आज ना। 2017 वाली बेज़ाब्तगी यहाँ पकड़ी गई तो ये ना हो 2032 में आप वाली बेज़ाब्तगी सामने। सही कह रहे हैं आप, अच्छी चीज़ है। अच्छी खबर एक और है जो मैं डिस्कस करने वाली, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कसूर से एक बच्चे को जली हुई हालत में लेकर आए जब यहाँ लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल, तो लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल वालों ने इनकार कर दिया कि हमारे पास ऐसा कोई बर्न यूनिट है ही नहीं कि इतनी सेंसिटिव हालत में। उस बच्चे के वालिद साहब को हमने टेलीफोन कॉल पे लिया, उसको जिनाह हॉस्पिटल लेके गए, उसको वहां से भी इनकार करके वापस भेज दिया गया। तो वो माँ बाप, उनकी सिचुएशन क्या होगी जो अपना जला हुआ बच्चा हाथ में लेकर दरबदर की ठोकरें खा रहे थे कि कहीं से इलाज मिल जाए। तो अच्छा इकदाम उठाया गया है, हम अप्रिशिएट करेंगे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जदीद पीड्स बर्न सेंटर बनाने का फैसला किया गया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और उसमें डॉक्टर्स की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। इस फैसले को कैसे देखते हैं हसन? देखिए ये एक बहुत अच्छा फैसला है और मेरा जैसे आपने कहा कि बच्चों के लिए हेल्थ फैसिलिटी बड़ा अच्छा बहुत अच्छा बर्न सेंटर है, बहुत अच्छा बर्न सेंटर है। लेकिन ये है कि ये बच्चों के लिए ख़ास तौर पे एक अलहदा से बना देना ना, एक बहुत अच्छा हुकूमत का इक़दाम है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि देखें अगर हम देखें जिन्ना हॉस्पिटल की बात करें तो लोड इतना ज़्यादा है कि जब भी कोई खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है तो उसको केटर करने के लिए भी तो चीज़ें होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे बच्चों का ये है कि इन्फेक्शन जल्दी कैच करते हैं, तो बेहतर ये है कि इनकी जैसे कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल एक अलहदा हॉस्पिटल है ना बच्चों के लिए, तो बर्न यूनिट वहाँ पे बच्चों का ही बनेगा सिर्फ, तो वहाँ पे उनको सहूलियात भी वैसी ही देनी चाहिए और ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। बिल्कुल आमिर भाई, अच्छी बात है। और वो एक किसी ज़माने में रेडियो पे एक इश्तिहार लगा करता था 100 मसले था। एक अब चले जाए? नहीं आप जरूर, पहले आप ब्रेक पे चले जाए, बाद में बात करेंगे। मैंने कहा थोड़ा सा वो आप उसको समराइज कर दें। मैं समराइज कर देता हूँ जी। ये गोहर इजाज को दे दे अगर चलाना है। सीएम साहिबा कर सकेंगी, बहुत मुश्किल है, मेरा नहीं ख्याल है। ये आमिर भाई की बात बिल्कुल सही है। जिन्ना हॉस्पिटल का बर्न सेंटर वो चला रहे हैं, उनको तजर्बा है इस बात का, सीएम को हम दुआ गो हैं कि अगर सीएम साहिबा ये करना चाह रही हैं तो अच्छे तरीके से हो सके, वरना गौर इजाज साहब जैसे मुखैर हजरात हमारे पास मौजूद है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर देंगे। अभी हमने चलना है जी ब्रेक की तरफ, फिर आएंगे अगली खबर की तरफ। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ख्वाजा सराओं के लिए 2 स्कूल सिर्फ कागजात के हद तक महदूद रह गए हैं जी। आपको ये बताएं कि 411 स्कूलों से 25,000 रुपए के फंड्स इकट्ठे किए गए थे। साबिका दौर में गर्ल्स हाई स्कूल बरकत मार्केट में ख्वाजा सराओं के लिए स्कूल फ़ाल, ताहम मुआवजों की अदायगियाँ कई माह से नहीं हुई हैं। आमिर रज़ा खान साहब, ये बड़ी अच्छी बात थी अगर ये स्कूल बन जाते, सिर्फ लाहौर में नहीं बाकी शहरों में भी बनने चाहिए थे। और ये जो हमें रोड्स के सिग्नल्स के ऊपर ख्वाजा सरा नज़र आते हैं मांगते हुए, यहाँ पहले वो काम किया करते थे बेचारे गाने बजाने का। ये देखें हमारे भाई बंद हैं, हमारे दिल का टुकड़ा है ये ना, और ये इंसान है। पहली बात तो ये और तहलीक क्या जिस तरह हमें जीने का हक है ना, इनको भी जीने का हक है। वो तमाम सहूलतें जो हमें चाहिए वो इनको भी चाहिए। जब बच्चे हैं तो इनको इन महरूमियाँ आती हैं, जब बड़े होते हैं महरूमियाँ आती हैं, तो आप इनको ज्यादा केयर की जरूरत। क्यों ये कहते हैं कि ये मेकअप करके 1-1 रुपए का काम मांगने का करें? मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा है कि इस तरह के स्कूल्स ना सिर्फ आम तलीम के स्कूल बल्कि वोकेशनल स्कूल भी जो है
इनके बनने चाहिए, इनके इंडस्ट्रियल स्कूल, इनको शामिल करें भाई। ये हम हैं, मैं ये कहता हूँ ये हम हैं, हम इंसान हैं ये, और इंसानों को इंसानों जैसा सलूक करें। खुदारा इनको जो है इस तरफ माइल करें गवर्नमेंट को, इनके लिए काम करें। हमने देखा कि मरियम नवाज ने बड़ा अच्छा वो जो जहनी मजदूर बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ा कम्प्लेक्स बनने जा रहा है, बहुत उसका इफ्तिताह इनके लिए भी उस तरह ही कुछ ना कुछ करना चाहिए। इनके लिए भी इस तरह का हमारी सोसाइटी अंडर ए वन वॉल और वन रूफ जो है, इनको तमाम अंडर 4 वॉल 1 रूफ, इनको तमाम चीज़ों मतलब इनको एजुकेशन, इनकी मजहबी, इनकी दीनी, इनकी जिस मजहब से तल्लक रखते हैं उसकी, फिर इनकी हेल्थ की, फिर इनके बाद उसकी वो इंडस्ट्री में क्या काम कर सकते हैं। आप कैदियों से अगर चीजें काम बनवा सकते हैं तो इनसे क्यों नहीं? तो ये तो वो इंसान है जिनमें आमिर भाई बहुत ऐसी मिसालें मैं अपने ही शो में बुला चुकी हूँ ख्वाजा सराओं को, जो पढ़ लिख कर बड़े अच्छे तरीके से रोजगार भी कमा रहे हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो बाकी ख्वाजा सराओं को अगर आप सहूलतें दें तो वो क्यों नहीं? मैं तो कहता हूँ ये तो मिनिस्टर भी बन सकते हैं, ख्वाजाओं का मिनिस्टर बनना कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन ये भी मिनिस्टर बन सकते हैं और इनको पढ़ाया जाए, इनको शामिल किया जाए। खुदा शुक्र है कि 2018 में इनके लिए वोट का हक जो है वो तस्लीम किया गया, इनका शनाख्ती कार्ड का तस्लीम किया गया। इनके लिए जदादों के अंदर हिस्सा मौजूद है जहाँ से इनको बेदखल किया जाता है। ये बहुत बड़ा अलमिया है इन लोगों के साथ, इनको गुरुओं के ज़ेरे कंट्रोल कर दिया जाता है, जो इनका माई बाप बन जाता है और उसके बाद वो एक फ्यूडल लॉर्ड है और ये उसके ग़ुलाम है, जो वो कहेगा ये वो करेंगे। इस तरह के मामला से निकालने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, हुकूमत आगे आए। ये हुकूमत के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा ही पैसा है, हुकूमत इस पर भी खर्च करे। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। वो अफसरान जिनकी मुबैना करप्शन के नजर ये मामला हुआ है, हसन कोई उनको पूछने वाला है? कौन पूछेगा ना, कौन पूछा? आज तक किसने पूछा? अब फिर वही बात आ जाती है कि मॉनिटरिंग कहाँ पे है? कहीं पे भी नहीं है। आमिर भाई कहाँ है? मुझे बताएं कहाँ है आमिर भाई? कहाँ पे मॉनिटरिंग होती है? मुझे बताएं कहाँ पे मॉनिटरिंग है? नहीं, उनकी मॉनिटरिंग कुछ नहीं किया। आमिर भाई देखें, अब अभी हमने खबर डिस्कस की, ठीक है, थोड़ी देर पहले भी, कहाँ मॉनिटरिंग है? मुझे उनको तो सीट से इधर उधर आमिर भाई 7 साल बाद अगर याद आ गया कि सिटी स्कैन में बेज़ाब्तियां हैं, तो वो जो 7 साल गुजर गए उनमें क्या हुआ? और जब बेज़ाब्तियां हो गई, सारी बातें छोड़ देंगे। एक छोटी सी अगर आप कहें तो मैं आपका 2 मिनट ले लूं। अद्वियात चोरी में मुलव्वस मुलाजमीन जिन्ना अस्पताल में तैनात, फार्मेसी टेक्नीशियन सलीम अहमद, सीनियर टैक्सेशन खलील अहमद मकरूह धंधे में मुलव्वस पाए गए, गिरफ्तार हुए। उसके बाद अलाइड हॉस्पिटल इनको तबादला कर दिया गया, निकाला नहीं गया। तो फिर यही तो बात है ना, इनसे अद्वियात बरामद। आमिर भाई फिर बात तो वही आ गई। आप मुझे बताएं कि इसी गवर्नमेंट के अंदर वो जिन्ना हॉस्पिटल में दोबारा, मैंने आपको याद होगा एक प्रोग्राम में कहा था, वैलेंसिया टाउन में 2 कनाल का घर, स्विमिंग पूल, हर बच्चे के पास नई गाड़ियां और माशकी भर्ती हुआ था। जी बिल्कुल आपने सही बताया आपने। आज के अखबार की ये खबर इस पूरे निज़ाम के मुंह पर ऐसा जोरदार तमाचा है और ऐसा जोरदार थप्पड़ है, मैं समझता हूँ इस पूरे सिस्टम के ऊपर, कि जिन लोगों को करप्शन पे पकड़ा गया वहीं पर वो धड़ल्ले से पैसे देके ही होंगे, तो हर जगह यही धड़ल्ले से दोबारा तैनात हो गए। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि आप करप्शन पे ख्वाजा सराओं के स्कूलों वाली करप्शन बात कर रहे थे, आप करेंगे तो बात फिर वही आ जाती है ना कि जब अभी खबर आमिर भाई ने बता दिया, तो जो मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई जब तक नहीं होगी, और ये कार्रवाई ऊपर से लेकर नीचे तक जब तक नहीं होगी, इनके खिलाफ कार्रवाई, इनको निकाला जाए, इनकी जायदादें जब्त की जाएं, तब जाके को हालात बेहतर होंगे, वरना इसी तरह से ये चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा। बिल्कुल, और किसने पूछना है? आवाम का हक जो है वो इस तरह से ये लोग छीन रहे हैं और इनको पूछने वाला कोई नहीं, बल्कि इनको मजीद नवाजा ही जा रहा है, नवाजा जा। और पूरे गिरोह है इनके, कोई एक आधा बंदा नहीं है जो यहाँ पर जो है अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है, पूरे ग्रुप्स, हर कोई अपने अपने हिस्से ले रहा है, अपने अपने हिस्से की ज़िंदगी को इंजॉय कर रहा है। आवाम बेचारी पिसती चली जा रही है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। असला लाइसेंस ब्रांच का तमाम अमला तब्दील, करप्शन का खात्मा किया जा रहा है। करप्शन का खात्मा कैसे होता है कि तो जो अमला है उसको सारे को तब्दील कर दो, जो आएगा। क्यों आप लोग हसन अभी हमने इसको डिस्कस किया था, एक खबर पहले डिस्कस एक जगह से करप्शन करो, आपने 1 साल कर ली, आपने खा लिया जितना खाना था, अमला तब्दील पैसे लेने थे,
नया अमला लेके आओ, वो भी खा ले बेचारा। अच्छा, वो खा ले और बैठा हुआ लाइन में। इंतजार ये इनको रिपोर्ट करने का कहा गया है, इनको अभी कहीं लगाया जाएगा। हाँ, इंतजार करें। अगर ये करप्ट थे पकड़ के अंदर करो यार, सजा दो, खत्म नौकरी गई। सही बात है, सही बात है, नौकरी से निकाल। जैसे दुनिया भर में होता है, दुनिया भर में किस करप्ट अफसर को तबादला करके दूसरी जगह लगाया जाता है? मुझे ये दुनिया में ये इसमें आजकल कौन है वजारत इसमें सेक्रेटरी दाखिला कौन है आजकल? नूरुल मीन मेंगल साहब, पंजाब के। नूरुल मीन मेंगल साहब, मुझे आप ये बता दें दुनिया के किस मुल्क के अंदर करप्ट अफसर पकड़ा गया और उसको कहा गया तुमने यहाँ करप्शन कर ली, अब मैं तुम्हें नया अड्डा बताऊं? क्योंकि उन्होंने तो दूसरे डिपार्टमेंट में आ जाओ, वो दूसरी जगह जाएंगे तो वो काम कर लेंगे। असल में ये होता है कि वहां जाके उनको लगता है शायद लिंक्स बनाना इतना आसान अच्छा, नहीं करप्शन होगा। जो है ना इंसान की धरती है, उसमें दौलत का, उसमें आने का, इमारत का, तलीम का कोई तल्लक नहीं है। अगर आप चलते हुए रेडी से मूंगफली उठा सकते हैं, गन्ने की ट्राली से, असी गरीब लोग असी यहो जिहे काम गन्ने की ट्राली जो गन्ना खींच सकने हैं, मूली तोड़ के विचों खा सकने हैं, फिर हम हर काम कर सकते हैं। तो ये जो करप्ट अमला था जिसको आपने अनाउंस कर दिया करप्ट है, ये अंदर क्यों नहीं है? ये फिर वो एक नई जगह पे कैसे चले जाएंगे? तो होगा यही आ गई ना, अब वो किसी और वही टेक्नीशियन वाली बात आ गई ना, फिर फार्मेसी टेक्नीशियन वाली बात है। इनको कहीं और किसी और डिपार्टमेंट में लगाया जाएगा और वहां पे किसी और शहर में लगा दिया जाएगा, किसी और शहर में लगा दिया जाएगा, किसी और डिपार्टमेंट में लगा देंगे। काम आप कर रहे थे, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, उसको कहा जाएगा जा सिमरन जी ले अपनी। वेल डन, बहुत नहीं, लेकिन ये चीजें जो है ना ये होती चली आ रही हैं, इनकी जितनी हौसला शिकनी की जाए, अगर आप करप्शन का एक्चुअली खात्मा चाहते हैं तो इन लोगों को मिसाल बनाएं, इनको सामने लेकर आए, इनके चेहरे दिखाएं, इनको सजाएं दें और इनको जिंदगी भर के लिए एक साइड पे बिठा दें, इनको पता चले कि इन्होंने गलत काम किया। अदरवाइज ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। पुलिस के लिए 10 अरब 78 करोड़ का फंड, 5000 एहलकार भर्ती होंगे। राइट मैनेजमेंट पुलिस का कयाम और इसके बाद ट्रांसपोर्ट, गाड़ियां, आलात, साजो सामान की खरीदारी के लिए 4 अरब 62 करोड़ 80 लाख रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं। आमिर रजा खान साहब, अच्छी बात है और इसमें जितनी जिद्दत आए वो कम है। हम तो कहते हैं, और ये जो K9 यूनिट है ये बड़ा जबरदस्त है, कुत्ता यूनिट जो है K9 यूनिट है, डॉग है क्या हो गया? अच्छा, उर्दू में उसको कुत्ता ही बोलते हैं, मैं अब उसको उर्दू में, उसकी उर्दू नहीं है और नहीं, कुछ वर्ड्स होते हैं कि उनको अच्छा नहीं, उसकी और वर्ड मुझे अच्छा आप ठीक कह रहे हैं। आप में से कोई मुझे आप बता दें भाई, ये आयशा बता दें, आप डॉग का उर्दू तर्जुमा मुझे बता आमिर भाई, हमने कब आपको गलत कहा? मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो अगर उसी तरह से प्रोनाउंस किया जाए तो बेहतर होता है। किस तरह से? जो लिखा गया उर्दू जो है, नहीं आप K9 नहीं बोल, अब इस बहस में ना पड़े। K9 जो है ये फाइटर कुत्तों की यूनिट है जो पुलिस में शामिल किए जाएंगे और उनको भर्ती किया जाएगा और उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके लिए 9 ट्रेनर्स रखे जा रहे हैं और ये एंटी राइट्स होंगे, यानी जो मुजाहिरीन आपके काबू में नहीं आ, सुन लो भाई मेरे हो, इंसाफी हो, मुकाबले थे तो भर्ती किए जा रहे हैं। आमिर भाई, आपका कहने का मकसद है कि अब आप लोगों पे कुत्ते छोड़ेंगे? नहीं, अब वो जहाँ कहीं या नहीं, जो लोग कुत्तों की तरह बिहेव करेंगे उन पर छोड़ेंगे। अब ये देखो, ये बिल्कुल आप, ये सबके लिए नहीं है। अगर कोई मुजाहिरीन पुरअमन है तो उनके लिए नहीं है, जो बेकाबू हो जाएंगे उन पर ये बेकाबू जानवर छोड़ा जाएगा। मैं सिर्फ इस तरह का इसकी सलाह पेश कर सकता हूँ। बाकी बातें तो ऐसे मैंने तंज़ में की, किसी को अगर दिल आज़ारी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बात है। आप पुलिस को जितना मुनज़्ज़म कर सकते हैं करें, जितना वेल ट्रेंड कर सकते हैं करें, जितनी उनकी तौंदे कम कर सकते हैं तौंदे कम करें। इनको बड़ी अच्छी नहीं, ये पुलिस के लिए जितना पैसा दिया जा रहा है, ये मेरा ख्याल है कि अगर पुलिस का महकमा सीधा गवर्नमेंट कर गई, जो आपके नए थाने बना गई, नए आपका स्ट्रक्चर्स बना गई, नए अभी तरक्कियां बहुत हो रही हैं, फिर वो हेल्थ के ऊपर बहुत काम हो रहा है। आईजी साहब, बड़ा इसको एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट जो है वो निगरान गवर्नमेंट बना गई और उसी का परतो जो है वो अभी तक मौजूद है एक आईजी उस्मान अनवर की नज़र में, शक्ल में, और वो अभी तक काम करे। तो मेरा ख्याल है वेलफेयर के लिए बड़ा अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखें, लेकिन अब इस पर यह है कि इतने पैसों के बाद भी अगर जराइम पे कंट्रोल ना किया जा सके ना, तो इरफान मलिक साहब ये कहते हैं कि जितनी जदीद सहूलतें हमारी पंजाब पुलिस के पास है ना, उसकी मिसाल नहीं मिलती है, और उसके बावजूद क्राइम कंट्रोल, इन्वेस्टिगेशन का तरीकेकार, उसमें जिद्दत लेकर आना, मेरे ख्याल से फिर आपके पास बहुत सारे नए रास्ते खुलने चाहिए, लोगों के लिए बहुत सारी सहूलियात होनी चाहिए। मैं पिछले दिनों एक जगह किसी दूसरे सूबे में गया, ठीक है, और वहाँ की जो पुलिस के हालात थे वो देख के मुझे यकीन करें अफसोस हुआ, और मुझे पंजाब पुलिस
के ऊपर जितनी गवर्नमेंट नवाज़शात करती है ना, वो देख के मुझे हुआ कि वाकई यहाँ पे कम से कम पुलिस को जदीद बनाने के लिए और इनको हर तरह से सहूलत फराहम की जा रही है। तो अब पुलिस का काम है ना कि जराइम को कंट्रोल करे हर तरह से। इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए ना, देखें बिला वजह किसी को तंग ना करें, सबसे मेन चीज़ ये है। और जराइम को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएँ। ये जो मजीद एहलकार भर्ती किए जा रहे हैं, ये भी एक अच्छा इकदाम है, होने चाहिए। ये पुलिस बहुत, मैं तो ये जो थाना हंजरवाल है उसके बंदे को जो भी आया, मुझे नहीं पता कौन है वहाँ पे, इंस्पेक्टर है ये जो भी है, हमारे इलाके में बड़ा उसने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसने ऐसे नाके लगाए हैं जहाँ पे से जराइम पेशा लोग आ सकते थे। अच्छा। और वहाँ पे मैंने देखा किसी को बिला वजह तंग भी नहीं किया जाता है। तो ये अच्छी बात है, अगर आप इनको सहूलतें दे रहे हैं तो इनसे काम उस तरह का, और ये भी अल्लाह का वास्ता तुम ईमानदारी बरतो तो खुदा दी कसम अभी भी आपको पता है आपके शोहदा के लिए पुलिस क्या दिया जाए, यानी निगरान वज़ीर आला ये कर गए कि उनके लिए घर होगा, घर तक जो है उनको जो अपनी जान अपने लोगों के लिए दे दें, उनके लिए जो करें कम है, लेकिन मैं कहता हूँ उनको छत उनके घर वालों को दी जा रही है। आपके किसी का गुर्दे का ट्रांसप्लांट है तो वो कराया जा रहा है, आपकी हेल्थ के इश्यूज़ को देखा जा रहा है, आपके बच्चों के हेल्थ के इश्यूज़ को देखा जा रहा है, आपके लिए इतना फंड मुख्तस किया जा रहा है, तो आप भी उसका रिटर्न अगर लोगों को अच्छे तरीके से दें तो यकीन करें जिस तरह से हम बचपन में फौज को सलूट किया करते थे गाड़ी देखकर, अभी भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे होते थे इसलिए सलूट उस तरह से होता नहीं। हम पुलिस वालों को भी ऐसे सलूट करें और करेंगे। अब इतनी सारी सहूलियात दी जा रही है, ट्रांसपोर्ट, गाड़ियाँ, नया सामान, नए एहलकार भर्ती किए जा रहे हैं, तो इसका फिर अगर नतीजा आपको ग्राउंड पर नज़र नहीं आएगा, पुलिस का जो एक्चुअली काम है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना वो नज़र नहीं आएगा, तो फिर इन चीज़ों का फ़ायदा कोई नहीं है। तो रिक्वेस्ट इनसे यही है कि इतनी सारी जिद्दत के बाद आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को, आवाम को महफूज रखने को यकीनी बनाएं। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर शो में आएंगे। स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आवाम तक मयारी खुराक की फराहमी अव्वलीन तरजीह है पंजाब फूड अथॉरिटी की। इसके लिए चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जा रहा है। बहुत बड़ा शहर है, जगह जगह हमें खाने के पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, जगह जगह हमें छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स नज़र आते हैं, रेडियो पे लोग दाल चावल दोपहर के टाइम खाना जगह जगह पर हमें नज़र आते हैं। सो ऐसे में नो डाउट एक चैलेंजिंग ये पोजीशन भी हो जाती है कि आप पूरे शहर में जाएं और मॉनिटरिंग कर सकें, नज़र रख सकें, बट स्टिल आवाम तक मयारी खुराक जा रही है या नहीं जा रही, इसको किस तरह से इंश्योर किया जा रहा है, किस तरह से चेक किया जाता है, कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो कि जहाँ पर वाकई ही जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करना मुश्किल भी हो जाता है। हम अस्पतालों के बाहर देखते हैं, हम अंदरून शहर वाली जगह पर चले जाएं तो वहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। किस तरह चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मैडम। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पिछले साल की पूरी कारकर्दगी जानना चाहूँगी, कैसी रही और क्या चीज़ें आपको लगता है कि कंट्रोल करना एक चैलेंज भी है। मैडम इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि बहुत बड़ा चैलेंज है मिलावट माफिया के साथ लड़ना, और पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स ने इंतहाई मेहनत और जांफशानी से पिछले साल में काम किया है, और पिछले साल हमारी इंस्पेक्शंस जो हैं वो 10,70,000 के करीब हैं, जो कि 2023 की निस्बत तकरीबन 80% जो है वो ज़्यादा हैं। अगर हम फ़ाइन्स की बात करते हैं तो 2023 के मुकाबले में फ़ाइन्स में 96% के करीब इजाफा है। 1.3 बिलियन रुपीस से ज़्यादा हमने पूरे साल में फ़ाइन किया। 1096 हमने FIRs की कि जहाँ पे साबित हो चुका था कि ये मिलावट हो रही है। तो पंजाब फूड अथॉरिटी ने ऑलमोस्ट ये समझ लें कि 100% इसकी जो कारकर्दगी है 2023 के मुकाबले में ज़्यादा रही। जहाँ फिर उसमें लोगों में कोई डर खौफ होता है कि अगर FIR का इंदराज हुआ तो लोगों को डर हो कि अब भाई हमने ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करना है कि ये बेलेबल ऑफेंस ना रहे। यहाँ से लोग जाते हैं, बेल कराकर वापस आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हमें है कि हम इतनी मेहनत से, स्पेशली जब हम दूध के ऊपर या गोश्त के ऊपर लेट नाइट या वेरी अर्ली मॉर्निंग रेड करके सिंथेटिक या मसनूई चीज़ें वहाँ से पकड़ते हैं और FIR करते हैं, 2 दिन के बाद जो है वो बेल हो जाती है। ये सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है। इस चैलेंज को निपटने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो एक्ट
एक्ट हमारा है 2011 वाला, पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011, उसके अंदर अमेंडमेंट्स भी जो है वो प्रपोज करके समरी इनिशिएट की हुई है, जिसके तहत एक तो ये जितनी भी मिलावट है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा और उसकी सज़ाएं भी इतनी हो जाएंगी कि वो बेल नहीं मिल जाएगी। कम से कम उसमें 3 साल की जो है वो हमने सज़ा रखी है। इसके अलावा जो पेनल्टीज़ थी इसमें फ़ाइन्स हैं, उनकी भी अमाउंट को पिछले वाले एक्ट की निस्बत जो है वो ज़्यादा किया है। तो ये एक्ट जैसे ही असम्बली से इंशाल्लाह पास होता है तो ये मिलावट माफिया का रास्ता जो है वो रोकने में कारगर जो है वो साबित होगा। इसके अलावा हम जो है ना और भी लेजिस्लेशन कर रहे हैं। आपको पता है पंजाब हलाल डेवलपमेंट एजेंसी एक बनी थी, लेकिन वो कभी भी फंक्शनल नहीं हुई। तो उसको भी हम पंजाब फूड अथॉरिटी के उसका जो कानून है उसको भी एडॉप्ट करने के लिए हमारी असम्बली जो है वो इनिशिएट हो चुकी है, ताकि इफ़ेक्टिवली हलाल फूड का रिजीम जो है उसको एनफोर्स किया जाए। आपको पता है कि दुनिया के अंदर हलाल फूड्स की जो मार्केट है वो तकरीबन $3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान के अंदर उसका पाकिस्तान का कोई भी उसमें उस मार्केट में शेयर नहीं है। तो अगर हम इफ़ेक्टिवली काम करके एनफोर्समेंट्स को बेहतर करते हैं तो हलाल फूड्स की ग्लोबल मार्केट में पाकिस्तान का शेयर भी जो है ना बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो हम उसको इस आस्पेक्ट से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा मीट सेफ्टी के हवाले से भी हम मुख्तलिफ जो महकमा जात हैं उनके कवानीन का भी हमने तज्ज़िया किया, और स्लॉटर हाउसेस की रीमॉडलिंग का एक जो है वो हम जो है वो वर्किंग पेपर कैबिनेट के लिए जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि फूड सेफ्टी जो है, बेशक वो मिल्क सेफ्टी है, बेशक वो मीट सेफ्टी है, वो ऑयल एंड घी सेक्टर है, वो इंडस्ट्री है, उसको हम जो है वो प्रॉपरली एंड टू एंड जो है वो सोल्यूशन दें कर सके। सर हमारे यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना गैर मेयारी दूध है। अब एक तो सबसे बड़ी इशू ये है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, महंगा दूध, फिर मिलावट वाला दूध, और फिर उसमें इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचा रही हैं। इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? मैडम, इसमें 2 चीज़ें, एक तो पंजाब फूड अथॉरिटी का जो मैंडेट है वो ये है कि हमने मिल्क सेफ्टी के ऊपर काम करते हुए हमारी पिछले साल की जो इंस्पेक्शंस हैं वो 2023 के मुकाबले में 3 टाइम्स ज़्यादा हैं। हमने 370 मिलियन लीटर से ज़्यादा दूध जो है वो पिछले साल में चेक किया, और जो दूध को तलफ़ करने की शरह आ रही थी वो 2023 के मुकाबले में 3 गुना कम आ रही थी। यानी जब हमने इंस्पेक्शंस को ज़्यादा किया तो दूध की क्वालिटी जो है वो बेहतर होना शुरू हो गई। लेकिन दिस इज़ जस्ट वन साइड ऑफ द पिक्चर। अगर हम उसकी प्रोडक्शन साइड को देखें तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ऑफ लेट हमने पंजाब फूड अथॉरिटी जो है इंडस्ट्री के साथ मिलके और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके मिल्क सेफ्टी का फार्म से लेकर एंड कंज्यूमर तक जो है वो सारे का सारा जो पूरी वो चेन बनती है, फ्रॉम फार्म टू फोक, यानी डेयरी फार्म से लेकर प्लेट तक या कंज्यूमर तक जो है उसको हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसको एक तो फार्मर्स को भी इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, इसमें अच्छी जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स हैं उसकी के हवाले से काम करने की ज़रूरत है, प्रोडक्शन को इन्हांस करने के हवाले से। इसके अलावा ये है कि जो पैकेजिंग हो, बेशक वो पेस्चराइजेशन की फॉर्म में हो या टेट्रा पैकेजेस की फॉर्म में हो, उसको लोकलाइज होना चाहिए। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट का दूध उससे बाहर नहीं जाए, वहीं पे पैक होके जहाँ पे उसकी कंजम्पशन की ज़रूरत है या डिमांड है उस डिस्ट्रिक्ट में वहाँ से चला जाए। तो इस सारी चीज़ के ऊपर, और फिर अफोर्डेबल हो, फिर वो अफोर्डेबल भी हो, इनके ऊपर हमारा जो है वो, इसके ऊपर भी हमारा जो है वो काम चल रहा है। इसी तरीके से ऑयल और घी के हवाले से सेपरेट हम, बड़ा चैलेंज है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें पिलफरेज के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम अभी जो है इंस्पेक्शन से लेकर, इंस्पेक्शंस तो अपनी जगह पे मौजूद हैं कि हमने पिछले साल की निस्बत 80% उसका इजाफा किया और इस पर मज़ीद इजाफा कर रहे हैं, अपनी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसको इन्हेंस कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम जो है हर सेक्टर के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड किस्म के ऑपरेशंस कर रहे हैं कि एक SMU छोटा सा बन जाए, उसकी डिजिटल मॉनिटरिंग हो रही हो, और साथ साथ में जो है ना उस सेक्टर का, उस जो
पर्टिकुलर फूड बिजनेस है उसका एंड टू एंड सोल्यूशन दिया जाए, फार्म से लेकर फोक तक। सर मुझे एक सजेशन भी हो सकती है, हम लोगों को क्यों नहीं थोड़ा सा गाइड करते कि अगर वो दूध खरीदने जा रहे हैं, हर जगह से आप देखें दूध की रंगत ही अलग होती है। किसी दुकान से अगर दूध लेकर आ रहे हैं उसकी थिकनेस, उसकी रंगत और फिर स्मेल एक अजीब सी होती है। तो आपको नहीं लगता कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अरेंज करनी चाहिए कि हम आवाम को भी बताएं कि एटलीस्ट कुछ उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि अगर वो पैसे लगा के चीज़ ले रहे हैं तो अच्छी तरह ऑब्जर्व करें कि ये चीज़ें हैं तो आप ये चीज़ मत खरीदें, उस तरह का दूध तो बिल्कुल ना लें अगर आपको ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हम अपना जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए से भी एजुकेट करते हैं, जैसे कि गोश्त को ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, दूध को ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और हम अभी हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है कि किस तरीके से हम ऐसी किट बनाएं, उसके ऊपर हमारी अभी रिसर्च जारी है कि एक किट ही जो है वो मुनासिब सी कीमत में हर शख्स के पास अवेलेबल हो, वो जाए और दूध को खुद ही चेक कर ले। अगर वो उसमें उसके मुताबिक वो सही है तो वो उसको ख़रीद ले, अगर गलत है, सही नहीं है तो 1223 जो कि हमारा टोल फ्री नंबर है उसके ऊपर जो है वो हमें अच्छा, अगर हमें किसी को भी देखने वालों को अपने इलाके में कहीं ऐसी मिलावट ज़्यादा अशिया नज़र आ रही हैं, किसी दुकान पे मिलावट वाला दूध जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, चिकन पॉइंट अच्छा नहीं है या वहाँ पर गोश्त अच्छा नहीं सेल किया जा रहा, तो आपकी इस हेल्पलाइन पर हम कॉल करके शिकायत कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। इस तमाम जो शिकायत हमें पब्लिक की तरफ से आती हैं, हम उनका तज्जिया करते हैं, उनको रिड्रेस करते हैं और प्रॉपरली उसका जो है वो फीडबैक लेते हैं। और आपको बताऊं कि सेटिस्फेक्शन रेट हमारी जो कंप्लेंट्स हैं उसमें 96% है। 96% लोग जो है वो कंप्लेन के रिड्रेस करने से खुश हुए। और बाज़ ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं कि जिनकी नेचर शायद वो जो रिस्ट्रिक्शनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, किसी की इंक्वायरी हो सकती है, तो दैट टेक्स ड्यू टाइम। अदरवाइज़ हम हर कंप्लेंट को जो है उसकी जो है उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से या उसकी स्वेरिटी के हिसाब से जो है एग्जामिन करते हैं और जो मुनासिब एक्शन होता है वो लेते हैं। छोटे ढाबों के साथ साथ क्या बड़े फूड पॉइंट्स में भी कार्रवाइयाँ आपकी टाइम टू टाइम चलती रहती? जी मैडम बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारा जो फूड सेफ्टी के ऑपरेशंस होते हैं या इंस्पेक्शंस होती हैं उसमें हम सब फूड पॉइंट्स को कवर करते हैं। छोटे ढाबों के हवाले से आपको बताया कि हमने ईट सेफ कैंपेन शुरू की, अब हम उसको ईट सेफ कैंपेन का दायरा कार जो है वो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स तक भी जो है वो बढ़ा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन 1 साल मुझे यहाँ पे हो गया है, तो बहुत ज़्यादा फूड सेफ्टी में मज़ीद काम करने की, अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी को इन्हेंस करने की ज़रूरत है। तो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि हम अगर 50 से 60 मज़ीद टीम्स ऐड कर देते हैं, कुछ हमने पीपीएससी के ज़रिए रिक्रूटमेंट की है ऑफिसर्स की, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की, तो अगर हम 50 से 60 टीम्स हमारी ऐड हो जाती हैं तो जो है ना हमारे ऑपरेशंस, हमारी ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ेगी और फूड सेफ्टी जो है वो बेहतर होगी। साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि जो एजुकेशन और अवेयरनेस है उसकी बड़ी अहमियत है। नो डाउट, वो आपको स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को एंगेज करना होगा। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम आते हैं जी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। मोहम्मद आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी। वक्त चेंज होता चला जा रहा है, जिद्दत की तरफ हम जा रहे हैं। सो अब नए साल के साथ नई नई चीज़ें अपनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या इनिशिएटिव लिए जाएंगे नए साल के हवाले से? पंजाब फूड अथॉरिटी नए साल में एक तो स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही है, जो कि पंजाब फूड अथॉरिटी अपने ही जो है वो रिसोर्सेज से मुख्तलिफ स्कूल्स में जाके एक तो बच्चों की न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग कर रहे हैं और उसका डिजिटल डेटा जो है मुरतब कर रहे हैं। पीछे हमने वो ऐप एक जो है वो बनाई है। उसके साथ साथ मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर स्कूल मील भी जो है वो दे रहे हैं, जो कि डाइवर्सिफाइड है, जो बच्चों की विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी, ये 4 मेजर डेफिशिएंसीज बच्चों में पाई जाती हैं, उनको जो है वो कवर कर रही होगी वो स्कूल मील प्रोग्राम। फिर हम उसके जो रिज़ल्ट्स हैं 2 माह के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके रिज़ल्ट्स को फिर हम जो है ना वो डिसीजन मेकर्स के साथ शेयर करेंगे। और इसमें हम तमाम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूनिसेफ है,
जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, जैसे गेन्स इंटरनेशनल है, इन सब के साथ जो है वो हम कोलैबोरेशन के साथ जो है ये काम कर रहे हैं। एक तो ये हमारा इनिशिएटिव है, इसके साथ साथ हम हेल्दी वीमेन के हवाले से भी एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं कि जिसमें हम एडोलेसेंट गर्ल्स को बताएंगे कि आपको क्या जो है वो खाना है, क्योंकि ख़वातीन में आपको पता है कि तकरीबन 56% ख़वातीन ऐसी हैं जो आयरन की कमी का शिकार हैं, कोई 80% के करीब ख़वातीन ऐसी हैं जो विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, विटामिन ए डेफिशिएंट ख़वातीन को 40% के करीब हैं। तो दिस इज़ सीरियस इशू। इसको हमें स्कूल लेवल से जो एडोलेसेंट गर्ल्स के लेवल है वहाँ से उसको एड्रेस करना है। उसमें हम एजुकेट भी कर रहे होंगे और स्क्रीनिंग भी गर्ल्स की कर रहे होंगे। इसके साथ साथ हम ख़वातीन की फूड सेफ्टी ट्रेनिंग ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट उसको कर रहे हैं। तो उसको भी हम अभी जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस शुरू होते हैं तो हम उसको लॉन्च करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट ख़वातीन को फूड सेफ्टी के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा पंजाब फूड अथॉरिटी इस साल में इंशाल्लाह जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि स्लॉटर हाउसेस की रीमॉडलिंग, क्योंकि उसमें कवानीन को भी एग्जामिन करना है, एक पूरा लीगल और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जो प्लान है उसके अंदर जो है वो लेके आना है, तो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम मीट सेफ्टी के अलावा मिल्क सेफ्टी में जैसे कि मिल्क सिक्योरिटी भी शामिल है, यानी कि प्रोडक्शन साइड भी उसकी शामिल है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके अलावा ऑयल और घी के ऊपर एक हमने सेपरेट यूनिट बनाया है और जिसके ज़रिए से जितने भी ऑयल सेक्टर के अंदर या घी सेक्टर के अंदर जितने भी पिल फ्रिजेस हैं उनको हम मॉनिटर भी करेंगे और उनको जो है वो मुनासिब तरीके से एड्रेस भी करेंगे। तो ये हमारे जो है वो कुछ मेजर इनिशिएटिव्स हैं और इनके साथ और इसके अलावा कि प्लास्टिक्स के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है उसको भी हम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, बहुत बड़े फूड पॉइंट्स पर भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा होता है। क्या आपके वर्कर्स की हेल्थ बेहतर है या नहीं है, खुदा ना खास्ता उनमें कोई इशू तो नहीं है। अब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर ही नहीं रखते। आपके पास जो शेफ़ हजरात हैं, आया वो उस स्टैंडर्ड पे पूरा उतरते हैं नहीं, कैप्स पहनी हैं, ग्लव्स पहने हैं, नहीं पहने हैं। सो इन चीज़ों को भी टाइम टू टाइम जाके चेक किया जाता है। जी, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो हम एक तो तकरीबन इस साल का हमारा 4 लाख लोगों का टारगेट है जो फूड हैंडलर्स हैं, उनकी फूड सेफ्टी ट्रेनिंग करवाई जाए। उसके अलावा मेडिकल स्क्रीनिंग जो है उसको हम एलाइजा बेस्ड टेक्नोलॉजी जो कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से कर रहे हैं कि उसमें हेपेटाइटिस के, टाइफाइड वगैरह के उनको इश्यूज तो नहीं है कि अगर फूड हैंडलर को ये इशू होगा तो वो जो वो खाना बना रहा है उसके ज़रिए से दूसरों तक पहुंच जाएगा। तो उससे इफ़ेक्ट वो लोग हो सकते हैं जिनकी जो क्या कह सकते हैं कि जिनका मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो कमज़ोर है। तो इस वजह से हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और ये हमारी जो है वो एक टॉप प्रायोरिटी है कि फूड हैंडलर्स को एक तो बेहतर ट्रेनिंग दी जाए और दूसरी उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग इस तरीके से की जाए कि वो डिजीज़ जो उनमें हो सकती हैं वो किसी में ट्रांसमिट नहीं हो। सर मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? देखिए, मैं तो एक ही मैसेज देता हूँ कि अच्छा और मुनासिब खाएं, ज़्यादा नहीं खाएं और खाने के बाद कुछ ना कुछ वॉक करें, क्योंकि वॉक करना आपकी सेहत के लिए या कोई भी स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज वगैरह करना वो बहुत ही ज़रूरी है। और खुश रहें, वक्त पे खाना खाएं और बच्चों की सेहत का भी ख़ुसूसी तौर पर ख्याल रखें और इसी तरीके से हम एक हेल्दी मुआशरा बन सकते हैं और जो कि अपने मुल्क व कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। नो डाउट, बिल्कुल आपने ठीक कहा। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज जिनकी बर्थडे हम उनको विश करने जा रहे हैं, लिस्ट मेरे पास है, लेकिन उससे पहले जी हम आज की स्पेशल बर्थडे विश करने जा रहे हैं। सिटी 42 पे असाइनमेंट पे ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और एक लंबे अरसे से सिटी 42 के साथ मुंसलिक हैं जी उसामा, जिनकी आज सालगिरह है। सो उसामा को हम सालगिरह की बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए।
इसके बाद जी आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ जाते हैं। मोहम्मद मूसा की सालगिरह है, शाइना की सालगिरह है, जुरेस, खुरम हयात, अदीम की सालगिरह है और अलीज़े की सालगिरह है, अब्दुल्ला जुबैर, मोहम्मद एहतशाम, मुश्तबा की सालगिरह है जी। इसके बाद मिर्ज़ा राहील बेग की सालगिरह है, फ़हीम एजाज और कयूम साहब एडमन में हमारे हैं जी, वहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। तो कयूम साहब आपको भी सालगिरह की बहुत मुबारकबाद, और जिन तमाम लोगों की सालगिरह है सबको सालगिरह की बहुत मुबारकबाद। हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। तो आपकी सालगिरह को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। अगर कल आपकी सालगिरह है तो अपनी पिक्चर्स अपने नाम के साथ भिजवा दें, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए, आपको भी बड़े ही स्पेशल अंदाज में हम विश करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ना है और हमने अगले सेगमेंट की तरफ चलना है। आपको बतानी है रेट लिस्ट। तो रेट लिस्ट बताने का मकसद क्या होता है कि इस टाइम आप नाश्ते के बाद प्लान कर रहे होते हैं कि जी आपने आज का खाना क्या बनाना है, सब्जी अगर लेकर आनी है तो कौन सी सब्जी किस कीमत पर मिल रही है, देखते हैं आज के भाव। ओपन मार्केट के रेट बताने का मकसद होता है, समटाइम लोग शिकायत करते हैं जी आपने जो रेट बताया था हमारी मार्केट में तो वो नहीं मिल रहा। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सिचुएशन ये है कि एक रेट लिस्ट पर अमल तो नहीं हो रहा होता, आपके पास इलाकों के हिसाब से रेट होते हैं। सो हो सकता है कि आज हमारी रिपोर्टर टाउनशिप में है तो गुलबर्ग की साइड पे और रेट हो, या फिर इसके साथ साथ आप जोहर टाउन चले जाएं तो और रेट हो। सो हम आपको एक आइडिया दे देते हैं कि आपको पता चल जाए। वैसे तो हमारे रिपोर्टर्स डिफरेंट मार्केट्स में जाते हैं, तो हम चलते हैं जी अपनी रिपोर्टर की तरफ, अफशान की तरफ। आज की रेट लिस्ट उनके पास है, ओवर टू यू। आज भी ओपन मार्केट में और सरकारी रेट लिस्ट की कीमतों में क्या फ़र्क है उसके हवाले से आपको आगाह करते हैं। आलू की सरकार की जान से कीमत 80 रुपये है लेकिन ये 120, जबकि प्याज की सरकारी कीमत 130 है लेकिन ये 160, टमाटर की सरकारी कीमत 120 ही है लेकिन ये भी 200 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 280 है लेकिन ये 400, लहसुन की सरकारी कीमत 590 है लेकिन ये 700 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्जी और फल दोनों ही अपनी कीमत के बरक्स 10-20 रुपये, और कुछ सब्जियाँ फल तो ऐसी भी हैं जो 100 रुपये कीमत के इजाफे के साथ फ़रोख्त किए जा
जाती हैं। शहरी खासा नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन दुकानदार टस से मस नहीं होते। मज़ीद आपको सब्जियों की कीमतों के हवाले से आगाह करूँ तो मटर की सरकारी कीमत 120 है, लेकिन ये 350, जबकि शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 200 है, लेकिन ये 310। बैंगन की सरकारी कीमत 50 रुपये है, लेकिन इसमें भी मुनाफाखोरी करते हुए दुकानदार 90 रुपये की फ़रोख्त कर रहे हैं। किया कद्दू की सरकारी कीमत 90 है, लेकिन ये 220, जबकि सब्जी मिर्चों की सरकारी कीमत भी 150 है, लेकिन ये भी 220 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मूली की सरकार की रन से कीमत 50 रुपये लगाई गई है, लेकिन ये 100 रुपये, जबकि गाजरों की कीमत चाइना से जो गाजरें आती हैं उनकी कीमत 160 है, लेकिन वो भी 200 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही हैं। तो जितनी भी सब्जियां हैं वो सब अपनी कीमतों के बरक्स फ़रोख्त की जा रही हैं, जिसकी वजह से शहरी और दुकानदार दोनों का शिकवा सामने आता है। शहरी कहते हैं कि कुछ दुकानदार तो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त करते ही नहीं है, कुछ तो सरकारी रेट लिस्ट को छुपा भी देते हैं, जबकि दुकानदार कहते हैं कि हमें ओपन मार्केट समेत मंडी में जो है इस कीमत पर सरकारी कीमत पर सब्जियां नहीं मिलती हैं, तो हम शहरियों को इस कीमत पर कैसे फ़रोख्त कर सकते हैं। तो ये दोनों शिकवे आते हैं और इन दोनों शिकवे की जिम्मेदारी सरकार पर, ज़िले इंतज़ामिया पर, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पे आती है, जो कि मंडी समेत ओपन मार्केट में ही हमें कहीं नज़र नहीं आती हैं, जिसकी वजह से मुनाफाखोरी समेत जो है शहरियों को जो परेशानियाँ होती हैं महंगे दामों सब्जियाँ ख़रीदने पे, वो सामने आती हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। हमारे साथ अफशा मौजूद थी। और शहरियों की हमेशा की तरह से एक रिक्वेस्ट कि मुनाफाखोरों को कंट्रोल किया जाए, सरकारी रेट पर अमल कराया जाए, तो ये रिक्वेस्ट हम शहरियों की आप तक पहुंचाते रहते हैं। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। लोग हैं परेशान के लंबे घने बाल किस तरह से, लोग नहीं मैं खुद परेशान हूँ, मेरे बाल भी छोटे होते चले जा रहे हैं, टूट रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा मेरे साथ साथ जो लोग परेशान हैं तो उनके लिए हम कोई ज़बरदस्त, क्योंकि सब लोग कहते हैं होम रेमेडी हो और बड़ा कोई नेचुरल सा वे हो बालों को बचाने का। नईमा राव साहिबा हर्बलिस्ट ने हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। टाइम कम है और मेरे सामने ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आज हम आपको हर्बल सीरम बनाने वाले हैं। जी, एक मैंने ऑयल बनाया है। लाइव शो में अभी मैं आप लोगों को सीरम बना के दिखाऊंगी कि जो आप लोगों ने सीरम बनाया, जो लोग प्याज की स्मेल से इरिटेट होते हैं ना, उनकी एक्चुअली आती है प्याज, एक्चुअली आती है ना, लेकिन इसकी जिस तरह मैंने बनाया ना, जिस तरीके से, इंशाल्लाह उस तरीके से नहीं आएगी आप लोगों को, क्योंकि प्याज के अंदर जो सल्फर होता है ना, वो हमारे रूट्स के अंदर जाके वहां से बाल, इसका प्याज का जो ऑयल भी मैंने बनाया, ये सीरम भी बनाया जो लाइव शो में बनाऊंगी, आप लोग इसको सिर्फ नहाने से 2 घंटे पहले लगाएं और बाद में जब आप इसको वॉश करेंगे ना, वॉश करने के बाद इंशाल्लाह आपके बालों की ना एक इलास्टिसिटी, बालों की शक्ल ही चेंज हो जाएगी, जो आप चाहते हैं ना लस्टर वाले बाल, इंशाल्लाह वो होंगे। अच्छा, बनाया मैंने किन चीजों से, आप खुद ही बताया, टाइम की कमी है, तो प्याज है, प्याज के साथ जिसका मैंने कॉम्बिनेशन किया है कि ठीक है वो है जिंजर। जिंजर भी आप ये कहें कि आपकी सरफेस को फाड़ के बाल निकालता है। अच्छा। जिंजर में जी हाँ इतनी ताकत, अगर आप सिर्फ एक जिंजर का एक चम्मच जिंजर का जूस ही बालों में लगा ले तो वो भी काफी, लेकिन प्याज के इसमें, प्याज में ये तो सल्फर होता है, ये इचिंग जो होती है ना, इचिंग की वजह से हमारा रीग्रो होता है और बालों में जान आती है। ठीक है, इसकी उसको दूर करने के लिए, स्मेल को दूर करने के लिए मैंने इसके अंदर डाला है लेमन में ये है कि विटामिन सी है, बिल्कुल फुल सोर्स ऑफ विटामिन सी है। एक तो इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मार देता है, देखो मैंने खोली कोई आई स्मेल नहीं आई ना। हाँ, दूसरा ये होगा कि आपके बालों में ना शाइन आएगी इसकी वजह से। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को लाइव शो में अभी मैं बताती हूँ कि सबसे पहले हम सीरम बना लेते हैं ताकि इसको मर्द, खवातीन, छोटे बड़े बच्चे सब लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैं घर से ये निकाल के लेके आई थी। ये तीनों चीजों का आप लोगों ने क्या करना है, इतने साइज की चॉप कर लें, इसको चॉप करें, काट लें। हाँ जी, तीनों, हाँ जी, अदरक भी और प्याज भी, इसको ब्लेंडर में डाल के सिर्फ इसी को चॉप करें। ठीक है, और बाद में स्ट्रेन करके ये पानी, और बाद में फिर लेमन आप डाल लें। ठीक हो गया। इसको हमने अब इसके अंदर डालना है, अपने मैं बिकर के अंदर डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये देखिए, ये इतना सा हमारे पास ये जूस आ गया है। आप इसको, अच्छा दूसरी बात ये कि इसको स्प्रे बोतल में डाल के आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वो ज्यादा इजी हो जाता है, ज्यादा इजी, वो गिरने का भी डर नहीं होता। नहीं, अभी जो बनाऊंगी वो बिल्कुल भी गिरने का डर नहीं होगा, वो सीरम बनेगा आप लोगों के सामने। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना थोड़ा पानी वाली, ये रनी फॉर्म में, आप रनी फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो रनी फॉर्म में नहीं कर सकते, अब बिस्मिल्लाह देखें, अब इसके अंदर जाएगी एलोवेरा। एलोवेरा, अच्छा ये आप 2 दिन रख सकते हैं, 2 से 3 दिन। ठीक है, फ्रिज के अंदर वो भी, और इसको आप 8 से 10 दिन रख सकते हैं। ओके, ठीक है। लेकिन जो आप लोगों को एलोवेरा जेल जो मैं बता रही हूँ ना, वो नेचुरल वाली एलोवेरा जेल, नेचुरल वाली भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये मार्केट वाली, तो मैंने मार्केट वाली की है। ठीक है। अच्छा, दूसरा बालों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, बालों को मजबूत करने के लिए, आपको पता है लशेज के हो, चाहे आईब्रो के हो, चाहे आपके सर के हो, तो उसके अंदर जो है ये कैस्टर ऑयल जो है, कैस्टर ऑयल और विटामिन ई ऑयल, आप लोगों को पता है कितना इंपॉर्टेंट है। ये मिक्स किया हुआ है, ये मैंने दोनों मिक्स किया हुआ है। मैं
क्योंकि ये इकट्ठे यूज करती हूँ हमेशा, और आप लोग भी इकट्ठे ही इसको यूज किया करें। ये हम आम ऑयल में भी डाल सकते हैं घर में जो यूज जी जी बिल्कुल डालें आप। हाँ जी चलें जी। जो ये रेमेडीज छोटी छोटी है ना, छोटी छोटी, ये देखिए ये मैंने डाली है तकरीबन इसके अंदर छोटी एक आप टीस्पून कह सकते हैं, छोटी टीस्पून भी नहीं, टीस्पून भी हाफ है, ये छोटे वाली चम्मच, ठीक है, छोटे वाला चम्मच। हाँ बिल्कुल छोटे वाला चम्मच, ये आप सब लोगों के पास ही होता है जी। इसके साथ इसको इस तरीके से हाँ जी ये ब्लेंड कर लिया। ये हमारा एक थिक सा सीरम बन जाएगा जो आप बालों में स्प्रे करेंगे ना तो आपको ये डर हो के बह के शायद आगे ना आ जाए, ठीक है। ये आप लोगों की जिस तरह सीरम लगाते हैं ना बालों में, फेस वाला सीरम थोड़ा सा थिक हो जाएगा और ये थिक होने के बाद आपके बालों के अंदर स्टे करेगा, ठीक है। और इसको कितनी देर हमने बालों में लगा के रखना है? तकरीबन आधे घंटे से 2 घंटे, मैं तो कहती हूँ कि 2 घंटे शावर लेने से पहले। आप कितनी दफा रिपीट कर सकते हैं? हफ्ते में 3 दफा लगाएं इंशाल्लाह। आप लोगों के जो बाल हैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं बताती हूँ कि रीग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये अभी आप लोग लंबे घने हो जाएंगे बिल्कुल डेफिनेटली। ये देखिए अब ये थोड़ा सा थिक हो गया, ठीक हो गया ना, ये थिक हो गया, ठीक है। ये आप इसके किसी के अंदर भी आप ये जरा मुझे दिखा दें, इसमें डाल लें इसको। अगर आप शावर बॉटल में डाल लेंगे हाँ, तो शावर आपके लिए बालों में लगाना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इसको आप कितनी देर आपने कहा? मैं बताती हूँ, शावर बोतल में डालना तो इसको डालना, क्योंकि शावर हमेशा रनी जो होता है ना उसको निकालता है। इसको डालना हमने जो सीरम वाली या इस तरह की, ये जो थिक हो जाता है ना, ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, या जिसको देखे ना इसका कैप हम करेंगे ना ओपन, ये आपका स्टोर करने का तरीका किस तरह से आप इसको फ्रिज में रखने के बाहर भी रख सकते हैं। आजकल तो नॉर्मल टेम्परेचर में ये 10 दिन बाहर चल जाएगा, ठीक है। ये देखें अब इसका ये सुराख इसके आप लगाएं। कुछ लोगों को लगता है कि भर के ही लगाया जाए तो नहीं, रूट्स के अंदर इनफ है, ये जस्ट रूट्स के अंदर। मेरे बाल नीचे से बहुत जले हुए हैं तो नीचे ना इनको अप्लाई करूं? नहीं, इसका नीचे काम नहीं है ना एक्चुअली, इसका नीचे काम नहीं है, वो रीग्रो करना है, इसने रीग्रो करना है, इसने आपके रूट्स के अंदर से काम करना है, ठीक है। हाँ, बालों को अगर आपने नीचे तक लगाना है तो थोड़ा सा लेमन जूस लेके आप लगा सकती है इसमें कैस्टर ऑयल में मिक्स करके। ठीक हो गया। अच्छा जी, बालों में चमक भी आ जाएगी इससे इंशाल्लाह, चमक भी आएगी, पूरा लस्टर जिसको बोलते हैं, लस्टर बहाल हो जाएगा आपके बालों का, सिल्की बाल हो जाएंगे। अच्छा सा ऑयल भी बता दें। हाँ जी, ऑयल, ये ऑयल आप लोगों को जो नजर आ रहा है ये मैं ऑयल बना के लेके आई हूँ। इसके अंदर मैंने डाला क्या क्या है, इसके अंदर सेम यही चॉप किया हुआ जो मैंने थोड़ा सा स्टेन कर लिया ना, वो स्टेन करने के बाद ये जूस निकाल लिया, फिर अदरक और ये जो प्याज जो बचा था वो, आंवला, ये देखें सबको पता है आंवला बालों को का सुपर फूड है। यहाँ पर ये तो बहुत वो है ना, हार्ड फॉर्म में है। मैं बताती हूँ आपको। हाँ, जो जूस बच गया था ना वो जूस भी, ठीक है, आंवले को थोड़ा सा आपने क्रश कर लेना है, ठीक है। आंवला भी डाल दिया उसी जूस के अंदर, जो इसके अंदर से कुछ स्टेन कर लिया, कुछ जो हाफ जूस बच गया था, मैंने इसी के साथ ये सारी रेमेडी बनाई है ताकि आप लोग तंग ना हो कि ये चीज उठाएं, अब ये चीज उठाएं, अब ये चीज उठाएं। 3-4 चीजों में ही हमने कवर कर लिया है इसको। इसके अंदर जो अदरक और इसका जो बचा था बीच बाद में जूस और थोड़ा सा उसका जो बच गया था फाइबर, ठीक है, वो डाला। उसके अंदर मैंने डाला सरसों का तेल, ठीक है, 1 पाव, और उसके अंदर तकरीबन आप ये लगाएं 2 टेबल स्पून आंवला, ठीक है। आंवला को थोड़ा सा क्रश कर लें, लौंग पाउडर फॉर्म हो जाए, लौंग और ये रोजमेरी, ये थोड़ा सा बस एक मोटा सा क्रश करके तेल के अंदर वो सारी चीजें भी डाल दें, साथ में ऑयल भी डाल दें। लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको पकाएं। ये जब बिल्कुल ये चीजें जल जाएंगी, ठीक है, जलने के बाद ये ऑयल मैंने स्टेन कर लिया, ठीक हो गया। ये ऑयल मैं बताती हूँ मैजिकल ऑयल, आपके बालों को काला भी करेगा, लंबा भी करेगा। जो आप कह रही ना नीचे से मेरे बाल थोड़े से जल गए हैं, हाँ, ये उनको भी आप ये कहें कवर करेगा बालों को, ठीक हो गया, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज फिर मैं आप लोगों से साथ साथ ही, मेरे पास टाइम कम है तो थैंक यू, इंशाल्लाह हम जरूर आपको नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे और हमने इसी तरह की जबरदस्त रेमेडीज आपके साथ शेयर करती रहेंगे। आपके फीडबैक हमें जरूर देना है। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह जरूर आपको दोबारा बुलाएंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।